गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 7 की साइंस का पहला चैप्टर का अध्ययन करेंगे और हमारा पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन। अब किसी भी चैप्टर को हम लोग पहले से हम लोग को पता है कि उसका जो थीम होता है कि इसमें क्रॉप प्रोडक्शन में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे। बुक में पहले ही दिया रहता है, जैसे दिया है क्रॉप प्लांट्स एंड क्रॉप सीजन। जो हमारे फसल है उसके पौधे के बारे में जानना है, फसलों के, और क्रॉप सीजन, किस सीजन में कौन से फसल की बुआई होती है। ठीक है, अब इसमें दूसरा पॉइंट दिया है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। कुछ जो है फसलों को कौन से उसके आधारभूत जो है सिस्टम है, किसके आधार पर हम फसलों को उगाते हैं, उसके बारे में हमको देखते हैं कि कैसे अधिक उत्पादन किया जाए, उसका उत्पादकता बढ़ाई जाए, कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे। कि पहला दिया है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग ऑफ सीड, एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, वेडिंग्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फूड फ्रॉम एनिमल, मतलब कि जानवरों से कैसे हमें भोजन प्राप्त होता है। ये हमारी थीम हुई इस चैप्टर में जो हमको पढ़ना है बेसिकली। अब इसको हमको सबसे पहले लेना है कि क्रॉप प्लांट्स, क्रॉप प्लांट्स एंड क्रॉप सीजन। क्रॉप सीजन्स, जबकि जो फसल वाले पौधे हैं और फसल किस सीजन में पैदा होते हैं या बोए जाते हैं उसके बारे में हम इसको अध्ययन करेंगे। ठीक है, दरअसल इसमें दिया है कि फार्मर्स ग्रो प्लांट्स इन द फील्ड्स, फसलों को किसान खेतों में पैदा करता है। ठीक है, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सम काइंड्स आर ग्रोन इन द फील्ड ऑन ए लार्ज स्केल, एक बड़े खेतों में, बड़े एरिया में होता है पैदा, दे आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट्स आर सिंपली और क्रॉप्स। फॉर एग्जांपल क्रॉप ऑफ राइस मींस दैट ऑल ऑफ द प्लांट्स ग्रो इन द फील्ड आर ऑफ राइस। चावल की खेती करना हुआ, ऐसा बड़े पैमाने पर यदि करना है तो बड़े खेतों को, कम पैमाने पे करना है तो कम खेतों में। ठीक है, ये उत्पादन किया जाता है। प्लांट्स ग्रोन बाय द फार्मर्स इन द फील्ड्स आर कॉल्ड कल्टीवेशन प्लांट आर दिस आर द ग्रोन आर कल्टीवेशन इज फील्ड्स एंड लुक्ड आफ्टर बाय ह्यूमंस। मानव द्वारा जो खेती की जाती है फसलों की, जिससे हमें उत्पादन हो, दिस इज इन कंट्रैक्ट टू वाइल्ड प्लांट्स विच ग्रो इन नेचर अनटेंडेड ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, अब हमको जानना है कि क्रॉप प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू वेज। दो विधियों से जो है, दो आधारभूत विधियां होती हैं जिसके आधार पर हम फसलों को उत्पादित करते हैं। अब देखिए कौन कौन से बेस हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रेंड्स, मतलब कि उत्पादकता के आधार पर फसलों का पैदा करना। फिर आप ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन ऑफ विच दे ग्रो, मतलब कि सीजन के आधार पर फसलों को कैसे हम उत्पादित करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। इसमें दिया है क्रॉप प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड, सम एग्जांपल्स आर। देखिए अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं फसलों के, कौन कौन से हैं। नंबर 1 पॉइंट है सेरियल ऑन ग्रेन क्रॉप्स, मतलब कि कुछ ऐसे अनाज हैं, अन्न हैं। कौन कौन से हैं अनाज की श्रेणी में रखे गए फसल, जैसे हमारे राइस, चावल, व्हीट, गेहूं, मैज, मक्का, बारले, जौ, ये सब क्या हैं। ठीक है, हमारे अनाज में आते हैं। पल्सेस आर लेग्यूम क्रॉप्स, मतलब दलहनी फसलों में कौन कौन से आते हैं, जैसे ग्राम, पी, बेन है, चना, मटर, इस तरीके से। ऑयल सीड क्रॉप में कौन कौन से आते हैं, मस्टर्ड हो गया, सरसों, ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन हो गया। फाइबर क्रॉप में कौन कौन से आते हैं, फाइबर क्रॉप, काटन, जूट, जो हमें रेशा देता है। ठीक है, रूट क्रॉप्स में कौन आते हैं, स्वीट पोटैटो, कैरेट, मतलब कि शकरकंद, मूली। लेकिन ट्यूबर क्रॉप्स में कौन आते हैं, ट्यूबर में से पोटैटो हो गया, है ना, टाइपिक्यूआ हो गया, ऐसे वाले किसमें आते हैं, ट्यूबर में आते हैं। ठीक है, अब क्रॉप के कुछ सीजन है, किस सीजन में कौन सी फसल बोई जाती है। जैसे हमारे सामने आया कि फसलों के बारे में अक्सर प्रश्न बनता है, इससे आपको
खरीफ, खरीफ क्रॉप्स, रबी, रबी क्रॉप्स। ठीक है, आपसे पूछे कोई तो फसल या क्रॉप्स कितने प्रकार की होती है, दो टाइप से आप बताएंगे। कौन कौन से, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स ये इंपॉर्टेंट है, और खरीफ रबी के बारे में हम लोग को जानना चाहिए। इस पे क्वेश्चन आते हैं आगे कंपटीशन में, आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा जो है क्रॉप जो है खरीफ का है या कौन सा रबी का है। क्लासिफाई आपको अच्छा सा होना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए इसमें दिया है कि दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन द रेनी सीजन बिटवीन जून एंड अक्टूबर। जून एंड अक्टूबर, जून एंड अक्टूबर। ठीक है, इनका सीजन क्या है, जून एंड अक्टूबर। ठीक है, अब दिया है कि द खरीफ क्रॉप्स आर डिपेंडेंट अपॉन द साउथ वेस्टर्न मानसून। ठीक है, साउथ वेस्टर्न मानसून पर डिपेंड करता है। और ये फ्यू एग्जांपल इसे कौन कौन से खरीफ क्रॉप्स की, राइस, कॉटन, सोया बीन, ग्राउंडनट एंड मक्का। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं, राइस है ना, फिर क्या दिया है, कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड मैजे, मक्का। ठीक है, खरीफ क्रॉप में सेम। अब उसके बाद दूसरा हमारा क्रॉप आता है रबी क्रॉप। अब रबी क्रॉप में क्या है कि दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन बिटवीन अक्टूबर एंड मार्च। ठीक है, इसका क्या है, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक आता है। ठीक है, इसकी बुआई या पूरा इसका रेंज दिया है, अक्टूबर में बोया जाता है, मार्च में फसल काटी जाती है। इसमें जुलाई में बोया जाता है तो ये अक्टूबर में काटी जाती है। ठीक है, अब बता सकते हैं कि अक्टूबर से मार्च के बीच में कौन सी फसल हो सकती है। आप सीधे पहला इसका आप कारण से व्हीट, गेहूं। देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है, व्हीट, बार्ले, पी, मस्टर्ड, ग्राम एंड रेजिस्टेंट। तो आपका रबी क्रॉप से ही आप क्या समझिए कि हिंदी में शब्द आता है, हम लोग जो है रूरल एरिया में एक है जिसे हम बोलते हैं शुगर केन से बनता है, इसको हम बोलते हैं राब। गांव में अक्सर बोला जाता है, राब से याद होना चाहिए रबी। राब से रबी अगर आपको लर्न है तो आप निश्चित रूप से समझ पाएंगे कि राब ठंडक में गन्ना कटता है और ठंडक में बनता है, तो आप विंटर सीजन को याद रखेंगे और रबी याद रखेंगे, और रबी का सीजन याद रहेगा तो सब आपको तैयार हो जाएगा। रबी, राब से याद करिए रबी। राब जो है गन्ना या शुगर केन कब करता है, ठंडक के समय, तो ये हमें क्या हो जाएगा, रबी हमें लर्न हमेशा रहेगा। और जब रबी लर्न रहेगा तो अक्टूबर या ठंडक विंटर लर्न हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि बता सकते हैं कि इस सीजन में कौन सी जो है क्रॉप जो है ग्रोन की जाती है, फिर खरीफ को अपने आप तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट में हम लोग देखते हैं कि द 7 बेसिस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, कौन कौन से 7 जो है हमारे एग्रीकल्चर में, कृषि में कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिसके आधार पर पूरी खेती की जाती है। The 7 basis agricultural practice नंबर 1 देखिए दिया है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। दूसरा है, अभी सब समझा रहे हैं, सोइंग ऑफ सीड, सोइंग ऑफ सीड, ठीक है। तीसरा
एप्लीकेशन ऑफ मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स। चौथा है इरिगेशन सिंचाई। पांचवा है वेडिंग रिमूवल ऑफ वेट्स। रिमूवल ऑफ वेट्स। छठा है 6 पॉइंट हार्वेस्टिंग। और सातवां है स्टोरेज। अब देखिए द 7 बेसिस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में आप सीधे आप जानेंगे ये 7 पॉइंट है। पूरा जो आप चैप्टर है इसी 7 पॉइंट पर डिपेंड करता है कि कौन कौन से हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, खेती करने के लिए हम मिट्टी को कैसे तैयार करेंगे। सोइंग ऑफ सीड, उसके बीज को कैसे बोएंगे। फिर उसका एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मतलब कि ये मैन्योर मींस होता है खाद, फर्टिलाइजर्स उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक खाद, उर्वरक, रासायनिक खाद का कैसे हम प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद इरिगेशन सिंचाई करना है। वेडिंग मतलब कि उसमें रिमूवल एंड वेट्स, मतलब आप वेट्स खरपतवार इत्यादि कैसे हम साफ करेंगे फसलों से। फिर हार्वेस्टिंग, फसलों की कटाई करना। फिर स्टोरेज, फसलों को एकत्रित करना, इकट्ठा करना। ठीक है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। अब पहला हमारा जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फर्स्ट पॉइंट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसमें देखिए मिट्टी को कैसे हमको तैयार करना है। इसमें दिया है कि इधर अगले पेज पर कि पहले दिया है फिगर से देखेंगे आप, वुडन प्लाउ लकड़ी के द्वारा, आयरन प्लाउ है लकड़ी के द्वारा जुताई करना, जो पहले हल के द्वारा चलता था, हल जो है लोहे का बन गया है दूसरे में। तीसरे प्लाइंग ऑफ बुल्स, बैलों के द्वारा सिंचाई करना है। फिर देखिए दिया है प्लाइंग ऑफ ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर के द्वारा सिंचाई जुताई करना। तो इस तरीके से किसी भी माध्यम से हम फसलों की जुताई करेंगे। अब दिया है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम देखेंगे, इसमें दिया है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल रिक्वायर 2 स्टेप, प्लाइंग एंड लेवलिंग। प्लाइंग एंड लेवलिंग मतलब कि कैसे हम जुताई करेंगे और उसको लेवलिंग मींस खेतों को बराबर करना, खेतों की जुताई करना। अब प्लाइंग में क्या है कि द फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल रिक्वायर लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। पहले मिट्टी को हम जो है जुताई करेंगे और उसको मिट्टी को ऐसे पलटते हैं हलों के द्वारा। ठीक है, लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है कि इनको आप देखेंगे लूजिंग सॉइल कंटेन द एयर स्पेस। क्यों ऐसे खेतों की जुताई करने से क्या होता है कि जब हम खेतों की जुताई करेंगे तो निश्चित रूप से क्या है कि जब मिट्टियां उसमें पलटेंगी, इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जब खेतों के बीच में कुछ हवा जाएगा, वायु जाएगा, प्रकाश जाएगा, तो मिट्टी क्या हो जाएगी, अपने आप फर्टाइल हो जाएगी, उपजाऊ हो जाती है। इसलिए खेतों की हम लोग जुताई करते हैं। अब देखिए दिया है कि प्लाउ अप्रूट ऑफ द अनरिचेबल प्लांट्स वेट्स एंड किल्स देम, मतलब कि बहुत से खरपतवार इत्यादि क्या होते हैं खेतों की जुताई करने से क्या होते हैं, जो फसलों को नुकसान करते हैं वो भी कट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और फिर क्या है कि देखना इसमें आपको है कि खेतों की जुताई करने से नीचे वाला लेयर जो होता है उसमें पानी रुकने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं। फिर दिया है लूज सॉइल मिक्सचर्स एंड फर्टिलाइजर मैन्योर ऑफ फर्टिलाइजर। उसमें क्या है कि जब मिट्टी की जुताई हो जाती है तो जब हम खाद इत्यादि जो है डालते हैं, चाहे रासायनिक खाद हो या हमारा गोबर का खाद हो, ये डालने से क्या होता है कि उसके अंदर तक वो खाद चला जाता है। फिर यहाँ देखिए नीचे कि लूज सॉइल हेल्प्स, जुती हुई जो मिट्टी है इन द ग्रोथ विद द अर्थवर्म्स। इसमें जो क्या करते हैं, जो केचुआ होता है वो भी अच्छे से क्या करता है, अंदर तक वो मेंटेन बना रहता है उसका जो है
एंड लूजिंग सॉइल। एर्थवर्म एंड माइक्रोब्स हेल्प इन द एडिंग ह्यूमस। ये क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये क्या है कि खाद को अच्छे से क्या कर देते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं टू द सॉइल, मिट्टी में। द ऑर्गेनिज्म आर डिफर फॉर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। इसलिए ऐसे ये जो एर्थवर्म है ये फ्रेंड है किसका, फार्मर का, किसानों का मित्र कहलाता है, केचुआ किसानों का मित्र कहलाता है। ठीक है, फिर दिया है प्लाउंग ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल फ्रॉम द लोअर इन द लेयर टॉप एंड मेक्स द इजीली अवेलेबल फॉर प्लांट्स टू यूज। ठीक है, तो ये जो खेत की जुताई होती है इससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, इससे बहुत से न्यूट्रिएंट्स पदार्थ जो है तो है ये मेंटेन हो जाते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि दिया है लेबलिंग, खेतों की लेबलिंग कैसे हो। लेबलिंग करना मतलब कि होता है कि द फील्ड्स आफ्टर प्लॉइंग में स्टिल है बिग पीस एंड सॉइल कार्ड एरोम्स। मतलब कि जब हम खेतों की जुताई कर देते हैं तो कहीं इसके बड़े चट्टे निकल जाते हैं, कहीं गड्ढा सा हो जाता है, तो इसलिए खेतों को फिर हम लेबलिंग करते हैं। हम लोग शुद्ध भाषा में बोलते हैं हिंगाना, खेतों को इसे हिंगवाते हैं तो वो है लेबलिंग करना, खेतों को बराबर, ताकि जो है पूरी तरह से अगर खेतों का इरिगेशन किया जाए, सिंचाई किया जाए तो खेतों में पूरी तरह से चारों तरफ से सभी फसलों को पानी क्या उपलब्ध हो जाए, मिल जाए। ठीक, उसके बाद आता है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, कुछ और हैं कि इसको वही हम लोग पढ़े, प्लाऊ खेतों की जुताई करना हो, उसकी गुड़ाई करना, कल्टीवेटर करना, फिर है लेबलर करना, ये सब आपको क्लियर है। सोइंग ऑफ सीड, देखिए लास्ट में हेडिंग आता है सोइंग ऑफ सीड। ठीक है, ये सोइंग ऑफ सीड फिगर के माध्यम से आप समझ जाएंगे। इधर सोइंग ऑफ सीड की मतलब कि बीजों की बुआई करना। अब बीजों की बुआई करने में देखिए, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सोइंग ऑफ सीड, प्रैक्टिस पुटिंग सीड्स इन द सॉइल, सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी। अब कौन सी बीज हम अपने फसलों को पैदा करने के लिए चुनाव करेंगे, हमेशा जो है एक किसान एक गुड क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी की बीज का चुनाव करने की कोशिश करता है और होना भी चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें दिया कि पॉइंट्स टू बी केप्ट इन द माइंड व्हाइल सोइंग सीड्स शुड बी द गुड क्वालिटी एंड हेल्दी, फ्री फ्रॉम डिजीज। बीज कैसा होना चाहिए, एक अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए और क्या हो, फ्री फ्रॉम डिजीज, मतलब कि ये क्या है कि बीमारी से वो दूर हो, उसमें जो है अच्छी क्वालिटी का हो। दे शुड बी सोन द करेक्ट डेप्थ इन द सॉइल, द करेक्ट डेप्थ वेरियस फ्रॉम क्रॉप द क्रॉप। ठीक है, अब आगे देखिए ट्रांसप्लांटेशन। अब पौधों में ट्रांसप्लांटेशन कैसे हो, ट्रांसप्लांटेशन वाला प्लांट कौन सा होता है। अब इस समय जो सीजन चल रहा है ट्रांसप्लांटेशन वाला ही क्रॉप लगाया जाता है। अब इसमें क्या है कि मोस्ट ऑफ द क्रॉप आर ग्रोन बाय सोइंग द सीड्स डायरेक्टली इन द सॉइल, बट इन सम क्रॉप्स, कुछ ऐसे बीज होते हैं कि जो डायरेक्ट जो है खेतों में न बो करके उन्हें एक नर्सरी के रूप में बोया जाए, उसके बाद फिर नर्सरी से निकाल करके उन्हें पुनः जो है खेतों में रुपाई किया जाए, तो ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं, इस विधियों को बोलते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन के मेथड से होते हैं। इसमें दिया है कि लाइक पैडी, मतलब कि धान की जो राइस चावल की खेती जो होती है, एंड मेनी वेजिटेबल्स, कुछ ऐसे सब्जियों की खेती होती है जैसे चिली हो गया, टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया। द सीड्स आर सोन इन द नर्सरी बिफोर ट्रांसप्लांटेशन देम टू द मेन फील्ड्स, मतलब कि पहले इसकी नर्सरी लगाते हैं फिर खेतों में इसकी बुआई करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसप्लांटेशन प्रोवाइड बेटर स्पेसिंग अमंग द प्लांट्स, प्रमोटर्स बेटर डेवलपमेंट ऑफ रूट एंड शूट सिस्टम एंड इंक्रीज्ड यील्ड इन द क्रॉप। मतलब कि इनको जो है इससे अच्छी फसलें पाई जा सकती हैं, अच्छा प्रोडक्शन लिया जा सकता है ट्रांसप्लांटेशन मेथड से। मेथड ऑफ सोइंग सीड, अब कुछ बीजों की बुआई कैसे की जाती है देखिए, दिया है बाय स्कैटरिंग द सीड्स इन द फील्ड बाय हैंड, मतलब कि हैंड पिकिंग इसे बोलते हैं कि हाथों से, इसे हाथों से छीड़ छीड़ करके गेहूं को बोया जाता था या बोया जाता है, ये परंपरागत या क्लासिकल मेथड है। और सेकंड है बाय यूजिंग सीड ड्रिल, और कुछ क्या करते हैं सीड ड्रिल के माध्यम से, नई तकनीक है, कृषि यंत्र की माध्यम से जो है बीजों की बुआई की जाती है। ठीक है, अब दूसरा है लास्ट में दिया है एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन। कुछ अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैन्योर खाद के बारे में और फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है, फर्टिलाइजर मीन्स होता है उर्वरक या रासायनिक खाद के बारे में। फॉर ऑप्टिंग हेल्दी ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्लांट, जब हम
खेतों में बुआई कर लेते हैं या धान की रुपाई हो जाती है, उसके बाद जरूरत पड़ती है किसकी, खाद की, खेतों में खाद डालने की। डिफरेंट न्यूट्रिएंट सब्सटेंस आर एडिंग टू द सॉइल फ्रॉम द टाइम टू टाइम, ठीक है। विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ पौधों को समय समय पर देना जरूरी होता है। द न्यूट्रिएंट सब्सटेंस आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर एंड देयर मिक्सिंग विद द सॉइल इज कॉल्ड मैनरिंग, ठीक है। It is done first before sowing the seed and then the frequent intervals after the plants have grown। मतलब कि खाद और रासायनिक खाद से पौधों की समुचित मात्रा में क्या होता है, विकास होता है, जिससे पौधे हमारे स्वस्थ होते हैं और उनका उत्पादन हमेशा अच्छे ढंग से बढ़ता है, ठीक है। अब मैन्योर के बारे में थोड़ा देख लें कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर to the soil is called manuring। Manure is an organic substance obtained the decomposition of plant and animal waste। Manures मतलब कि जो जानवरों के वेस्टेज पदार्थ होते हैं उससे हम क्या बनाते हैं, मैन्योर बनता है। अभी कितने प्रकार का होता है, 3 तरीके से हमारे मैन्योर होते हैं। कौन कौन से दिया है, फार्म यार्ड मैन्योर, इसमें क्या होता है कि डंग मतलब गोबर है ना, स्ट्रा, लिप्स, यूरिन्स मतलब कि उनके मूत्र इत्यादि से जो खाद तैयार होता है, ये फार्म यार्ड मैन्योर कहलाता है। ग्रीन मैन्योर क्या कहलाता है, हरी खाद। तो इसके लिए क्या है कि द कंसिस्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स, कुछ हरी खाद इसमें खेतों में से बोया जाता है, ढैंचा इत्यादि करके, इनके दौरान पौधे बड़े हो जाते हैं, फिर उनको खेतों में उनकी जुताई करके जो है ग्रीन मैन्योर तैयार किया जाता है। फिर है कंपोस्ट, इट इज द मैन्योर ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ जो है सड़े गले पौधों को एक गड्ढे में डाल करके, फिर या जानवर जीव जंतु जो है मर जाए, उनको एक गड्ढे में डाल करके उनको काफी लंबे समय तक सड़ाया जाए, उसके बाद ये क्या होता है, कंपोस्ट तैयार होता है। ये भी जो खेतों में जो है खाद का काम आता है, ठीक। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैन्योर, कुछ जो है खाद के क्या एडवांटेज है उसके बारे में दिया है। द इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर, मतलब ये मिट्टी को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। इट इनहेंस द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड वाटर, इससे खाद डालने से, जो गोबर की खाद इत्यादि जो डालने, मैन्योर डालने से क्या होता है कि मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। इट मेक्स सॉइल पर्पज एक्सचेंज ऑफ गैस दस बिकम ईजर, ठीक है। और एक्सचेंज गैसों के बारे में भी क्या करते हैं, गैसों का एक्सचेंज भी इससे अच्छा रेट बढ़ जाता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ सॉइल फ्रेंडली सॉइल माइक्रोब्स, और ये क्या करते हैं, मिट्टी में जो उपजाऊ, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जो माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनको भी क्या करते हैं कि उनको भी ये प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक। अब आता है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर मतलब होता है उर्वरक या रासायनिक खाद, जो हमारे खेतों में डीएपी डाला जाता है, ठीक है, यूरिया डालते हैं हम। जैसे कि फर्टिलाइजर आर आर्टिफिशियल या मैन मेड केमिकल कंपाउंड रिच इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, मतलब क्या होता है कि मैन मेड होता है, मानव द्वारा बनाया गया खाद है, रासायनिक खाद है, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है कि देखिए लाइक से नाइट्रोजन, पोटेशियम है ना, फार्मूला दिया है, एंड फास्फोरस, और इन्हीं का एक मिल करके क्या होता है एनपीके, ठीक है। सम आफ्टर एग्जांपल्स ऑफ यूरिया, पोटास, अमोनियम सल्फेट, ये सब हैं। लेकिन इसके एडवांटेज आपको जानिए कि इनके एडवांटेज क्या है, उपयोगिता क्या है इन खादों का। दिया है कि दे आर इजी टू हैंडल, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब कि ये इनको कहीं ले जाना या इसको बोना खेतों में या स्टोर करना आसान होता है, इसलिए बहुत ही अच्छे उपयोगी होते हैं। दे आर नॉट बल्कि ऑफ कंपैरिजन मैन्योर्स, है ना, ये मैन्योर के साथ ऐसा नहीं होता है कि ये अधिक उपयोगिता में न हो। दे प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल, ये जो होता है मिट्टियों को बहुत ही विशेष जो है उपयोगी पोषक पदार्थ देते हैं। दे आर कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि ये तत्काल या अच्छे ढंग से जो है मिट्टी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, पोषक पदार्थ दे देते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, किसके, उर्वरक के। कौन कौन से हैं, दे मेक द सॉइल लेस फर्टाइल, ये मिट्टी को क्या करते हैं, बहुत लंबे समय तक डालने से क्या होता है, मिट्टियां क्या होती हैं, अनुर्वरक हो जाती हैं, अनुपजाऊ हो जाती है, ठीक है। दे आर ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, और क्या होता है उर्वरक डालने से जो है क्या है, सबसे मेन जो इसका डिसएडवांटेज है कि ये वाटर पोल्यूशन है, जल प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण बनता है, ठीक है। अब कुछ इसके फर्टिलाइजर और मैन्योर का कुछ आप डिफरेंस नीचे दिया होगा टेबल में, देखिएगा सीरियल नंबर 1 में देखिए,
इट इज ए केमिकल सब्सटेंस। फर्टिलाइजर ये क्या है, एक रासायनिक जो है पदार्थ है। बट देखिए मैनुअल में देखिए क्या है कि इट इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है, सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजर। जिसे जो है कि कीट जो है मिट्टी के जो कीड़े कोड़े होते हैं क्या है, डिकम्पोस्ट कर देते हैं, और ये पत्तियों के, सूखी पत्तियों के, कैटल डंग है ना, जानवरों के गोबर से ये सब बने होते हैं। दूसरा पॉइंट है इट इज प्रिपेयर्ड बाय फैक्ट्री। ये कहाँ बनता है, फैक्ट्री में बनता है। बट मैन्योर कहाँ बनता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द फील्ड्स, है ना, खेतों में तैयार हो जाता है। तीसरा फर्टिलाइजर में दिया है कि इट डज नॉट कंटेन एनी ह्यूमस, इसमें किसी प्रकार की कोई खाद नहीं बनी होती है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैटर है। इट प्रोवाइड्स, देखिए मैन्योर में इट प्रोवाइड्स लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, मिट्टी में ये क्या करते हैं, बहुत अधिक खाद की मात्रा को बढ़ाते हैं। और ये चौथा पॉइंट देखिए फर्टिलाइजर में कि इट इज रिच ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, मतलब कि कम मात्रा में अधिक जो है पोषक पदार्थ दे देता है कौन, फर्टिलाइजर। बट ये क्या है कि लेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि ये कम ही मात्रा में रहता है लेकिन उतना नहीं दे पाता। सो रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, इनकी जो है उतना न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए अधिक मात्रा खाद चाहिए, ठीक है। इट केस वाटर पोल्यूशन, है ना, ये क्या है, इसका मेन जो डिसएडवांटेज अभी पढ़े हैं कि ये क्या है, वाटर पोल्यूशन का कारक बनता है। लेकिन नो पोल्यूशन इस केस, खाद डालने से, मैन्योर डालने से कोई जो है मृदा प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ तक आज हम लोग पढ़े, फिर उसके बाद हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे कि क्रॉप रोटेशन से हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।